कृत्स्नस्य योऽस्य जगतः सचराचरस्य कर्ता कृतस्य च तथा सुख दुःख हेतुः संहार हेतुरपि यः पुनरन्तकाले तम शंकरम शरणदम शरणम व्रजामि। जो चराचर प्राणियों सहित इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उत्पन्न हुए जगत के सुख दुःख में एकमात्र कारण हैं तथा अंतकाल में जो पुनः इस विश्व के संहार में भी कारण बन जाते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की शरण में लेता हुआ मैं आप सभी का करता हूँ स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आज के अंक में उपस्थित गवीश द्विवेदी। आइए इस कार्यक्रम को करते हैं आरंभ। कार्यक्रम में सबसे पहले जान लेते हैं समय चक्र को, अर्थात सुप्रभातम के पहले प्रभाग के माध्यम से आज के पंचांग को, जिसमें हम युगाब्द, तिथि, वार, नक्षत्र आदि के विषय में आपको बताते हैं। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, बृहस्पतिवार, रोहिणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। वीरता का विजय घोष भारतीय सनातन परंपरा के उद्गीत ग्रंथ वेदों में भी मिलता है। इसी क्रम में आइए देखते हैं अथर्ववेद के इस मंत्र को सुभाषित रूप में और जान लेते हैं इसके भावार्थ को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से। एको बहूनामसि मन्य ईडिता विषम विषम युद्धाय संशिशाधि अकृतरुक् त्वया युजा वयं द्युमन्तं घोषम विजयाय कृण्मसि। हे वीर, तुम्हारा क्रोध विवेकपूर्ण होना चाहिए। तुम हजारों में एक शूरवीर हो। सम्मान के साथ अपने लोगों को तुम शासन करना व युद्ध करना सिखाओ। तुम्हारे साथ हम लोग विजय प्राप्ति के लिए जय घोष करना चाहते हैं। O brave warrior, your anger should be guided by wisdom. You are a hero among the thousands. Teach your people to govern and to fight with honor. We want to cheer alongside you as we march to victory. और सुभाषित के पश्चात अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। जागेश्वर धाम भारतीय ज्ञान परंपरा में दारुका वन के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसे भगवान शिव की प्राचीन तपस्थली और शिवलिंग पूजा का उद्गम स्थल माना जाता है, जो भारतीय शिल्प कला की श्रेष्ठता को दर्शाते हैं। यहाँ का सबसे विशाल और ऊंचा मंदिर दंडेश्वर मंदिर है, जहाँ भगवान शिव किसी मूर्ति की बजाय एक प्राकृतिक शिला के रूप में विराजमान है। प्राकृतिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत यह धाम आज भी साधकों, श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए गहरी श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। आइए इस कार्यक्रम में जागेश्वर धाम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। आध्यात्मिक महत्ता और पौराणिक आधार भारतीय ज्ञान परंपरा में जागेश्वर धाम को दारुका वन के रूप में पूजा जाता है, जिसे भगवान शिव की प्राचीन तपस्थली माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं से शिवलिंग की पूजा का प्रादुर्भाव हुआ था। इसे कुमाऊं का काशी और पांचवां धाम कहा जाता है। यहाँ के मंदिर न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और शिल्पकला की महान उपलब्धियों का प्रमाण भी हैं। जागेश्वर धाम के प्रमुख मंदिरों में दंडेश्वर मंदिर, जागेश्वर महादेव मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, सूर्य मंदिर, चंडिका मंदिर तथा कुबेर मंदिर प्रमुख हैं। दंडेश्वर मंदिर मुख्य जागेश्वर मंदिर परिसर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दंडेश्वर मंदिर इस परिसर का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। इसके अतिरिक्त यहाँ 14 अन्य छोटे मंदिर भी स्थित हैं। इनमें से कुछ मंदिर चबूतरे के सामने निर्मित हैं, जबकि कुछ मंदिर चारों ओर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इन मंदिरों में कुछ में साधारण शिवलिंग स्थापित हैं, जबकि कुछ में चतुर्मुख शिवलिंग पाए जाते हैं।
विशेष रूप से दंडेश्वर मंदिर में भगवान शिव शिवशिला अर्थात प्राकृतिक चट्टान के रूप में विराजमान है। यह कथा जागेश्वर क्षेत्र के दारुवन नामक स्थान से जुड़ी हुई है, जहां भगवान शिव इस वन में ध्यान कर रहे थे। यह वन अनेक ऋषि मुनियों का निवास स्थान भी था। कहा जाता है कि शिव के तेज और तपस्वी स्वरूप से ऋषि मुनियों की पत्नियां उनकी ओर आकर्षित हो गईं। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने भगवान शिव को दंडित करने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने स्वयं को चट्टान यानी शिवशिला के रूप में प्रकट कर लिया और उसी स्वरूप में वहां विराजमान हो गए। यही कारण माना जाता है कि दंडेश्वर मंदिर में भगवान शिव प्राकृतिक शिला के रूप में पूजित हैं। इसी कारण भगवान शिव को यहाँ दंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक चेतना और जीवंत परंपरा का यह धाम केवल पत्थरों का समूह नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की प्राचीन सभ्यता और हिमालयी ज्ञान परंपरा का सजीव प्रतीक है। ऊंचे देवदार के वृक्षों के बीच स्थित यह परिसर श्रद्धालुओं को शांति, करुणा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है। श्रावण मास में लगने वाला वार्षिक मेला और यहाँ की निरंतर चलती आ रही पूजा पद्धति भारत की अटूट सांस्कृतिक निरंतरता को प्रदर्शित करती है। यह स्थल आज भी साधकों और इतिहास प्रेमियों के लिए शोध और श्रद्धा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद अब कार्यक्रम में समय हो चला है आगे बढ़ने का, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे। मसाला ओए, छोले दा या लोबिया दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। अल्प विराम के पश्चात पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में अब बात स्वास्थ्य की। बच्चों का सही पोषण उनका पूर्ण विकास सुनिश्चित करता है। विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जो शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी की उपयोगिता क्या है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। विटामिन डी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। वैसे तो विटामिन डी की आवश्यकता सभी के स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन शिशुओं और छोटे बच्चों में विटामिन डी का विशेष महत्व है। विटामिन डी शिशुओं और बच्चों के स्वस्थ हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में सहायता करता है। विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों के स्वस्थ संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके कारण स्वस्थ हड्डियां और मांसपेशियां बनती हैं। विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों और मांसपेशियों के कार्य के निर्माण और खनिजीकरण में समर्थन देता है। हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं
जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें सबसे ज़रूरी रोल है विटामिन डी का। विटामिन डी के अलावा कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाहर जाके बैठना या सनलाइट में बैठना, इन सब का कल्चर बहुत कम होता जा रहा है। अक्सर हमारा वर्क कल्चर भी अब ऐसा हो गया है, वर्क फ्रॉम होम की जो अब कल्चर आ गया है, उसकी वजह से भी घर से बाहर निकलना बहुत कम हो गया है। इवन बच्चे भी अब आउटडोर एक्टिविटीज़ से ज़्यादा घर में बैठ के स्क्रीन टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। इन सब कारणों से सनलाइट होते हुए भी हमारा उससे एक्सपोजर नहीं होता। इसके अलावा कई बार क्लोथिंग ऐसी होती है कि ज़्यादातर हमारा शरीर कवर्ड रहता है, जिससे सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो पाता। सनस्क्रीन का यूज़ जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है भारी मात्रा में, वो भी एक रोल प्ले करता है। कभी कभी कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जो थोड़े वेग हों, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ना हो। थकान रहना, मांसपेशियों में दर्द होना, बैक में पेन होना, ये सारे सिम्टम्स जो हम अक्सर ओवरवर्क या थकान को एट्रीब्यूट करते हैं, कई बार ये विटामिन डी या कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकते हैं। कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी का विशेष महत्व है। साथ ही ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायता करता है और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती है। अगर ये बहुत छोटे बच्चों में पाई जाए, जो कि ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, उनमें रिकेट्स नाम की एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें बच्चों के बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंड हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटीज़ देखी जाती हैं, जिसमें बच्चे को चलने में, सीधे खड़े होने तक में प्रॉब्लम हो सकती है और ये उसकी फाइनल हाइट पे, मसल्स की हेल्थ पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर यही प्रॉब्लम बड़े लोगों में पाई जाए, अडल्ट एज ग्रुप में या एल्डरली एज ग्रुप में पाई जाए, तो वो भी बोन हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट करती है, जिसमें ऑस्टियोमलेशिया नाम की एक प्रॉब्लम देखी जाती है। बोनी पेन्स, एक्स या मसल्स में दर्द होना, चलने फिरने में दर्द होना, उठने बैठने में प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम्स विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण देखी जा सकती हैं। विटामिन डी का महत्व हड्डियों को मजबूत रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विटामिन डी स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए विशेष योगदान देता है। बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए विटामिन डी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। वहीं महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी विटामिन डी की अहम भूमिका है। विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा बच्चों की हड्डियां मजबूत बनाने और उनके संपूर्ण विकास के लिए उपयोगी है। बच्चों में विटामिन डी की कमी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। भारी मात्रा में सनलाइट होते हुए भी, यूवी लाइट होते हुए भी विटामिन डी की कमी ज़्यादा देखी जा रही है और इसको पूरा करने के लिए हमें कॉन्शियसली सनलाइट के एक्सपोजर को बढ़ाना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम सनलाइट में जाते हैं बाहर, तो हमें लाइट क्लोथिंग, जिसमें एटलीस्ट हमारे आर्म्स और कुछ हद तक लेग्स और फेस एक्सपोज्ड हो और सनस्क्रीन का ज़्यादा उपयोग ना किया गया हो। करीब 2 से ढाई घंटे हमें सनलाइट में बिताने की कोशिश करनी चाहिए। अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जो कैल्शियम, विटामिन डी और बाकी ज़रूरी टेस्ट करवा के ये देखते हैं कि सही में विटामिन डी की कमी है या नहीं और किस हद तक है, और इसके बाद फिर डॉक्टर आपको सुपरविजन में वो सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। बच्चों को धूप में कुछ देर के लिए अवश्य बैठने या खेलने दें, जिससे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बन सके। पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलना कई तरह की बीमारियों को रोकने में सहायक है। साथ ही बच्चों की अच्छी सेहत का उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य के क्रम में ही बात योग की। योग हमें निरोग बनाता है। इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की। साथ ही यह भी आवश्यक है कि कुशल प्रशिक्षक से ही सीखकर हमें योगाभ्यास करना चाहिए। आज के योगासनों का अभ्यास करने के लिए आइए आपको ले चलते हैं योग प्रभात में। आज हम बात करने वाले हैं बोन्स एंड मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए आसना।
सो आइए जानते हैं कौन सा आसन है और कैसे करना है बोन और स्ट्रेंथ मसल्स को बढ़ाने में, उनको ताकत बढ़ाने के लिए। सो पहला आसन है तालासन। तालासन इस तरह से करते हैं, पैरों में 1 फीट का ऐसे अंतर ले लेंगे, दोनों हाथ साइड में, और श्वास भरते हुए 1 2 3 ऊपर नमस्ते करेंगे और खिंचाव देंगे ऊपर अच्छी तरह से। 1 2 3 4 5 6। फिर सांस छोड़ते हुए पीछे से धीरे से नीचे आएंगे। 1 2 3। इस तरह से तालासन 2 3 से 4 बार कर सकते हैं। उसके बाद है सेम डिस्टेंस में पैरों के 1 फीट में उत्कट आसन। उत्कट आसन करने के लिए श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, हिल भी ऊपर उठा लिए। अब सांस छोड़ते धीरे से नीचे बैठेंगे। 1 2 3, यहाँ रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर सांस भरते धीरे से उठेंगे। 1 2 3। सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे। इस आसन को भी 3 से 4 बार कर सकते हैं, जिससे बोन्स में, थाई मसल्स में, काफ मसल्स में स्ट्रेंथ अच्छी आती है। इसके बाद करेंगे अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन के लिए सांस भर के हाथ ऊपर जाएंगे, पीछे खींच करके हाथ सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और इस तरह से हाथों से थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और इस तरह से आपके हिल फ्लोर पे टच हो ज़मीन पे, और सर जितना हो सके अंदर की तरफ धकेलेंगे और जितना हो सके इस तरह से खिंचाव देंगे लेग्स मसल्स, काफ में, सब जगह पे, और सर अंदर पुश करते रहेंगे। ये अधोमुख श्वानासन है जो मसल्स में स्ट्रेंथ आने में बहुत मदद करती है। पैरों के मसल्स हो, कंधों के हो, हाथों का हो, सभी जगहों पे। इसी पोजीशन में कुछ देर तक यहाँ रुके रहेंगे और फिर उसके बाद धीरे से वापस आ जाएंगे और फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब इसके बाद करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन ऑल्सो इज गुड फॉर द बैक मसल्स के लिए, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। तो इस तरह से पैर नज़दीक ले लेंगे अपने हील को नितंब के पास और सांस भरते हुए धीरे से पीठ के एरिया ऊपर उठाएंगे और यहाँ कुछ क्षण रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे। यह है सेतुबंध आसन। इसे भी 3 से 4 बार किया जा सकता है। सो आइए जानते हैं कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स बोन्स एंड मसल्स के लिए योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। नमस्कार। हमारी हड्डियाँ, हमारी मसल्स, उनको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्रकृति का स्वाद लें और उसमें आता है सूरज की किरणें। कम से कम आधा घंटा सूरज की किरणें शरीर पर लेना बहुत ज़रूरी। जब सूरज ज़रा 9 बजे के बाद का सूरज हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो पीठ के ऊपर धूप ले लें, पैरों पे धूप ले लें, कहीं भी शरीर में धूप ले लें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। खाने में थोड़ा ध्यान दें, खाने में दाल, प्रोटीन्स बॉडी में जाने चाहिए। तो मूंग दाल सबसे अच्छी चीज़ है। मूंग दाल की बनाई हुई वैरायटीज़ ऑफ चीज़ें, वो ज़्यादा ब्रेकफास्ट में भी खाएं और अदरवाइज भी खाएं। दूसरा, खाने में अदरक है, हल्दी है, ये शरीर में जाना चाहिए। इससे हड्डियों में हमेशा लचीलापन रहता है और ताकत बनी रहती है। चौथा, कोशिश ये की जाए कि हम शरीर को आराम भी बहुत अच्छा दें और इसलिए अच्छी नींद लेने के लिए जो भी ज़रूरी है वो करना चाहिए। तो बस ये सब कोशिश करते रहें। नमस्कार। और योग की कक्षा के बाद अब क्रम संस्कृत की कक्षा का। तो संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में जान लेते हैं एक ऐसे शब्द के बारे में जिसके प्रयोग के समय उस शब्द के अर्थ को अन्य भाषा से प्रभावित होकर संस्कृत के ज्ञाता भी अशुद्धि कर जाते हैं। वह शब्द कौन सा है और क्या है उसके अर्थ के समानांतर संस्कृत शब्द, आइए जान लेते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के माध्यम से। नमो नमः सर्वेभ्यः। स्वागतं करोमि अहं नारायण दत्तमिश्रः भवतां समेषां संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायां। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में इन दिनों आप शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं कुछ वाक्यों का अभ्यास भी।
पर आज बात एक ऐसे शब्द की जिसका अर्थ कुछ और है, पर संस्कृत के इतर भाषाओं में जो अर्थ स्वीकृत हो गया है, हम में से कई उसी अर्थ को लेकर संस्कृत में भी शीघ्रतावश या कई बार अनवधानतावश प्रयोग कर दिया करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे ही शब्द की। वह शब्द है सत्ता, जिसका साधारण अर्थ संस्कृत में है होना, होने का भाव या अस्तित्व। देखिए, सत और तल या ता प्रत्यय से मिलकर बना है शब्द सत्ता, पर हिंदी आदि भाषाओं में इस अस्तित्व परक सत्ता शब्द का अर्थ नेतृत्व या शासन हो गया है। तो इस अर्थ विश्लेषण को समझने के बाद आइए कुछ वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास, ताकि सत्ता शब्द का वास्तविक अर्थ हमें भली भांति स्मृत रहे और शासन के अर्थ में सत्ता का प्रयोग हम न करें। जगति सत्ता जीवानाम, अर्थात संसार में जीवों की सत्ता या उपस्थिति है। केंद्र प्रशासने अस्ति सत्ता भाजपा इत्येतस्य दलस्य, अर्थात केंद्र प्रशासन में भाजपा इस दल की सत्ता या उपस्थिति है। देखिए, यहाँ अर्थात इस वाक्य में जिस सत्ता शब्द का प्रयोग हुआ है उससे आप इस भ्रम में न रहिएगा कि सत्ता का अर्थ संस्कृत में शासन है। आप दोबारा इस वाक्य को इसके हिंदी अर्थ के साथ देख सकते हैं, जहाँ सत्ता शब्द का सीधा और स्पष्ट अर्थ अस्तित्व या उपस्थिति ही है, न कि शासन। हाँ, यदि हमें शासन या अर्थ ही इस शब्द का लेना हो तो हमारा वाक्य कुछ यूं होगा। भारते साम्प्रतं राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघटनस्य शासनम अस्ति, अर्थात भारत में अभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन का शासन है। यहाँ हम हिंदी भाषा की आधुनिक प्रवृत्ति के अनुसार अवश्य शासन के स्थान पर सत्ता शब्द का भी व्यवहार कर सकते हैं, पर जब प्रयोग करते समय बात तार्किकता, विश्लेषणात्मकता और वैज्ञानिकता की होगी, तब अवश्य ही यह शब्द शासन इस अर्थ की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। यह पूर्णतः स्पष्ट है। देखिए, जब सत्ता शब्द का प्रयोग शासन अर्थ में ही करना अभिप्रेत रहा होता, चाहा गया होता, तो हमें राज सत्ता जैसे शब्द साहित्य में या व्यवहार में नहीं प्राप्त होते। इस एक वाक्य के प्रयोग से आप और अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। राज सत्ता तो सर्वदा मदोन्मत्तम करोति जनम, अर्थात राज सत्ता तो सर्वदा व्यक्ति को मदोन्मत्त करती है। राजसत्ता अर्थात राजा होने का भाव, अस्तित्व, न कि राजा का शासन। तो इस तरह आप स्वयं शब्दों और उन अर्थ स्वरूपों के प्रति तार्किक और विश्लेषणात्मक होकर सोचें तो साधारण प्रवृत्ति वह भी किसी दूसरी भाषा या कुछ समूह के व्यवहार से प्रभावित या कुप्रभावित होकर संस्कृत को दुष्प्रभावित होने से स्वयं को बचा सकेंगे और उससे भी कहीं अधिक संस्कृत के संस्कृतत्व की, संस्कृत के मूल स्वरूप की सुरक्षा और संरक्षा आप कर सकेंगे। तो इसी संदेश के साथ अधुना माम अनुज्ञापयन्तु भवन्तः इति सविनयं ज्ञापयन् नौमि भवतः संस्कृत प्रियान् हि सर्वान्। वृत्त प्रस्तुति श्रृंखला में आज यहीं इस अंक की कर लेते हैं इतिश्री। कल पुनः नए सुभाषित, नए विषयों और योग संस्कृत आदि के अभ्यासों को लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व सुप्रभातम के समग्र निर्मातृगण को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।